रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पार्टनरशिप का थर्ड चैप्टर है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? तो सबसे पहले पार्टनरशिप जो कि एग्रीमेंट के बेस पे बना होता है, तो अगर किसी भी तरह का चेंजेस करते हैं पार्टनरशिप में तो उसमें पार्टनर्स का भी रिलेशनशिप में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जो डेफिनेशन होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का, जब किसी पार्टनर्स के एग्जिस्टेंस को ख़त्म किए बिना जब पार्टनर्स के रिलेशनशिप में चेंज कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि पार्टनर्स का एग्जिस्टेंस यानी कि डिसॉल्व नहीं करके सिर्फ उनका रिलेशन में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग पार्टनर्स का रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब किन किन कारणों से हम पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं? ठीक है, तो किन किन कारणों से पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं? जब हम जो प्रेजेंट जो रेशियो रहता है उसमें चेंज करने से करते हैं, जैसे कि ए एंड बी टू पार्टनर से 2:1 रेशियो हो गया, अब हम उसको चेंज करें 3:1 में, तो इस कारण से भी रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। नए पार्टनर्स का एडमिट करने पर, या फिर कोई एग्जिस्टेंस जो पार्टनर्स है उसको रिटायर करने पर, या फिर कोई पार्टनर का डेथ करने पर, और या फिर जब दो या दो से फर्म आपस में जब मिल जाते हैं तब हमको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म करना पड़ता है। ठीक है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में हमको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? तो देखिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के लिए पहला तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि जब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है आपस में अपना रेशियो को चेंज कर रहे हैं तो हमको उसके कारण रिकॉन्स्टिट्यूशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, यानी कि चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले रेशियो चेंज करने के लिए हमको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसके लिए दो फार्मूला होता है, पहला सैक्रिफिक रेशियो होता है और दूसरा गेनिंग रेशियो होता है। ठीक है, तो सैक्रिफिक रेशियो के लिए क्या होता है फार्मूला? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एंड द गेनिंग रेशियो के लिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सैक्रिफिक रेशियो को कैलकुलेट यूज़ कहाँ किया जाता है? जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तब। ठीक है, और गेनिंग रेशियो के लिए जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या फिर डेथ होता है तब। ठीक है, या सैक्रिफिक रेशियो का मीनिंग क्या होता है कि जब कोई पार्टनर को हम एडमिट करते हैं तो बदले में उससे कुछ प्रीमियम लेते हैं, तो बदले में जो पहले से जो पार्टनर है फर्म में वो अपना शेयर उसको देते हैं, तो कौन किस रेशियो में देगा अपना शेयर न्यू पार्टनर को, उसी को बोलते हैं सैक्रिफिशिंग शेयर। और जो गेनिंग रेशियो क्या होता है कि जब कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है तो उसका जो शेयर होता है उस शेयर को कौन कौन पार्टनर लेगा किस किस रेशियो में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला होता है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन को इसके अलावा इसका इफेक्ट और क्या होता है? इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में ही पड़ता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का वैल्यू को रीवैल्यूड या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। इसका सम भी करेंगे और क्या क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो कुछ जनरल एंट्रीज है। देखिए, इसका प्रॉफिट एंड लॉस का भी डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, यानी कि जितने तरह का कैलकुलेशन हमको सारा कुछ करना होता है। जैसे प्रॉफिट अगर फर्म को हुआ है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा पार्टनर्स को, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट अगर किस तरह का जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स, और किस तरह का फंड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्टुएशन फर्म है तो उसको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है, ये 3 एंट्री आपका करना होगा। इसके अलावा आपका और क्या क्या चेंजेस होता है? इसके अलावा आपका एसेट्स एंड लायबिलिटीज का वैल्यू में भी चेंज होता है। ठीक है, यानी कि पुराने जो एसेट बैलेंस शीट में जो वैल्यू रहेगा हम उस वैल्यू को रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर कोई पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं तो तभी से हम उसका नया वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यानी कि जब वो एडमिट किया तो उस एसेट्स का वैल्यू कितना था हमको वो कैलकुलेट करके उसको बताना होता है। ठीक है, तो उसके लिए जो चेंजेस होता है उसके लिए क्या एंट्री होता है? तो पहला था रिवोल्यूशन अकाउंट या टू एसेट्स अकाउंट। किसके लिए कहते हैं? डिक्रीज इन द एसेट्स वैल्यू एंट्री किसके लिए कहते हैं? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। जब एसेट्स का वैल्यू घट जाता है तो क्या एंट्री कहते हैं? रिवोल्यूशन अकाउंट या टू एसेट्स अकाउंट। वही अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाता है तो एसेट्स अकाउंट या टू रिवोल्यूशन अकाउंट। इसी तरह लायबिलिटीज का भी लायबिलिटीज अकाउंट या टू रिवोल्यूशन, और डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द, जब लायबिलिटीज का अमाउंट घट जाता है, और उसी तरह इंक्रीज होने पर रिवोल्यूशन अकाउंट या टू लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये कुछ एंट्रीज है जो कि चेंज होता है जिसके कारण। ठीक है, इसके अलावा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का भी होता है, रिवोल्यूशन अकाउंट या टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिवोल्यूशन अकाउंट या टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस,
अक्रूड इनकम अकाउंट दिया या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट दिया तो रेगुलेशन अकाउंट, और लास्ट में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको कौन पेमेंट करेगा, पार्टनर्स, या फिर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स लेके चल जाएगा, ठीक है, उस प्रॉफिट को अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। तो उसके लिए एंट्री क्या है, प्रॉफिट रिवोल्यूशन अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर प्रॉफिट होता है तो फिर एंट्री क्या होगा, रिवोल्यूशन अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वही अगर लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। तो ये था इसका जनरल एंट्री एंड द चैप्टर के बारे में कुछ। तो अब इसके कुछ सम्स बनाएंगे, ठीक है, इसमें आपको जनरल एंट्री भी बताया जाएगा और रेशियो के बारे में बताया जाएगा कैलकुलेट करने पर भी, ठीक है। तो आपने रिवोल्यूशन का एंट्री देखा तो उसका अकाउंट भी बनाना होता फॉर्मेट, तो ये है उसका फॉर्मेट, ठीक है। तो फॉर्मेट में क्या है, डेबिट साइड आपका क्या आएगा, टू एसेट्स डिक्रीज इन एसेट्स घटने पर इस साइड, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, टू लायबिलिटीज इंक्रीज इन लायबिलिटीज बढ़ने पर प्रोविजन, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन, और लास्ट में जो घट जाता है प्रॉफिट होता है, ठीक है। वही अगर क्रेडिट साइड का बात करें तो एसेट्स अकाउंट इंक्रीज, एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होने पर अनरिकॉर्डेड एसेट्स आता है, लायबिलिटीज डिक्रीज होने पर, प्रोविजन डिक्रीज होने पर, और लास्ट में इस साइड अगर कुछ घट जाता है तो क्या होता है, लॉस हो जाता है, ठीक है।